नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा अपन डेटाबेस में से डेटा रिडंडेंसी यानी बार-बार डेटा की पुनरावृत्ति को कम करते हैं, जिससे उसकी इंटीग्रिटी बढ़ती है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। नॉर्मलाइजेशन करने के पीछे ये दो मुख्य बातें हैं, तो अपन इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले आप इस बात को दिमाग में बिठा लें कि नॉर्मलाइजेशन के पीछे का मुख्य उद्देश्य है डेटा रिडंडेंसी को कम करना और दूसरा डेटा के अंदर इंटीग्रिटी में सुधार करना, मतलब डेटा की शुद्धता में सुधार करना। इस चीज को समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। नॉर्मलाइजेशन क्यों आवश्यक है, इसको समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि नॉर्मलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और हमें अपनी डेटाबेस को क्यों नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ। हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और उस इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनका हम डेटा मेंटेन करेंगे एक टेबल के अंदर। बेसिकली हमारे पास में 3 कोर्स हैं, जावा, पाइथन और C++। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें इंफॉर्मेशन लूंगा, हैश नेम, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, कोर्स जिसमें उसने रजिस्ट्रेशन लिया है और उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। ठीक है, अब ये सारी बातें जो भी हो रही है उनको थोड़ा सा आप ध्यान से सुने, क्योंकि बेसिकली 3 तरीके की गड़बड़ी जो है वो डेटाबेस के अंदर होती है। उनको रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन काम में लेते हैं। पहली होती है इंसर्शन एनोमली, दूसरी होती है डिलीशन एनोमली और तीसरी होती है अपडेशन एनोमली। ये विसंगतियां कैसे आती हैं? तो मैंने आपको बताया हमारे पास में 3 कोर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पाइथन, अब मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम इंसर्ट करता हूँ, जैसे रमेश, पिता का नाम दिनेश, कोर्स लिया इसने जावा, एड्रेस है इसका जयपुर, फ़ोन नंबर है इसके ऐसे ही देवेंद्र, पिता का नाम है सुरेंद्र, कोर्स लिया इसने C++, एड्रेस है इसका दिल्ली, फ़ोन नंबर है इसके। अब इसमें कौन-कौन सी दिक्कतें आएगी इस डेटाबेस के अंदर, उसको अपन एनालाइज करते हैं। तो इस टेबल को अगर अपन गौर से देखें तो इसमें वही एंट्री आ सकती है जिस एंट्री के अंदर हमें स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन हो, जैसे उसका नाम हो हमारे पास, उसके पिता का नाम हो, कोर्स हो, एड्रेस और फ़ोन नंबर। अगर इनमें से कोई भी एंट्री, एक या एक से ज़्यादा सूचनाएं हमारे पास नहीं है तो हम उसे नहीं जोड़ पाएंगे इस टेबल के अंदर। तो ये जो एनोमली है ये कहलाती है इंसर्शन एनोमली, क्योंकि अपन एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरा आता है इसके अंदर डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली को आप यूँ समझ लीजिए कि अपने पास में 3 कोर्स थे, है ना? और 3 कोर्स के लिए हमारे पास में अलग-अलग स्टूडेंट थे। एग्जांपल के लिए मैं एक रिकॉर्ड और जोड़ देता हूँ, राहुल, रघुवीर और पाइथन, जबलपुर और उसके फ़ोन नंबर। अब ये डेटा आप गौर से देखें तो इससे हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर ये कोर्सेज हैं। ठीक है? अब मान लीजिए कि आपने
देवेंद्र को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो इस टेबल के से अब हमें क्या सूचना मिल रही है कि इंस्टीट्यूट में केवल 2 कोर्स बचे हैं, जावा और पाइथन, जबकि 3 कोर्स थे हमारे पास में, जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन। ठीक है, तो ये जो विसंगति आई, इसी को हम क्या कहेंगे, डिलीशन एनोमली। मान लीजिए हमारे पास में 20 से 25 स्टूडेंट्स ने जावा ले रखा है, 10 से 15 स्टूडेंट ने सी प्लस प्लस ले रखी है और 50 स्टूडेंट्स ने पाइथन ले रखी है। अगर उनमें से जो 10 से 15 स्टूडेंट जिन्होंने सी प्लस प्लस ले रखी है, उस रिकॉर्ड को हम हटा देते हैं, तो हमारे डेटाबेस में से एक कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही खत्म हो जाती है, जो कि एक विसंगति है। उससे हमें कंप्लीट जो है डेटा की इंटीग्रिटी यानी शुद्धता प्राप्त नहीं होती है, तो इसको कहते हैं डिलीशन एनोमली। इसके बाद में आती है अपडेशन एनोमली। मान लीजिए कोई इनमें से कोई स्टूडेंट एक कोर्स करने के बाद में या बीच में ही दूसरे कोर्स के अंदर एडमिशन ले लेता है, चेंज कर लेता है, तो अब हमें उसका जो डेटा है या तो वापस डालना पड़ेगा नए सिरे से, नए कोर्स के लिए, जो कि रिडंडेंसी बढ़ा देगा, मतलब डेटा का पुनरावर्तन हो जाएगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो है जो प्रीवियस एंट्री है उसको हमें अपडेट करनी पड़ेगी, और जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो उसकी जो पिछले कोर्स की इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास में हट जाएगी। तो इसको कहते हैं अपडेशन एनोमली। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को नॉर्मलाइज करेंगे ताकि डेटा रिडंडेंसी हट सके। और नॉर्मलाइजेशन करने के जो बेनिफिट्स है, उसमें से पहला जो बेनिफिट है वो क्या है कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डेटा की रिडंडेंसी को। पहला फायदा, मतलब जो बार बार डेटा रिपीट हो रहा है उसको रिड्यूस करता है ताकि हम डेटा को अच्छे से मेंटेन कर पाए। दूसरा है, ये इम्प्रूव करता है डेटा इंटीग्रिटी को। ठीक है, डेटा की में शुद्धता को बढ़ाता है। तीसरा, ये क्या करता है, डेटा को इजियर बनाता है मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, और चौथा, ये डेटाबेस डिजाइन के लिए एक बेटर डेटाबेस डिजाइन उपलब्ध कराता है। तो ये 4 जो हैं ये इसके बेनिफिट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। अब अपन आगे चलते हैं, लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के लेवल है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयसिकॉट नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और डोमिन की नॉर्मल फॉर्म। जैसे जैसे आप नॉर्मलाइजेशन के लेवल अप करेंगे तो रिडंडेंसी जो है डेटा की वो घटेगी और नंबर ऑफ टेबल्स जो हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी डेटा की बढ़ेगी। ज़्यादातर जो नॉर्मलाइजेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हम अच्छी खासी अचीव कर लेते हैं इंटीग्रिटी को। स्क्रीन पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये इससे हम ये जान सकते हैं कि जैसे जैसे हम नॉर्मल फॉर्म के लेवल्स के अंदर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है जो अशुद्धताएं हैं वो घटती जाएंगी और रिडंडेंसी कम होगी और डेटा की शुद्धता इंटीग्रिटी जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम सूक्ष्म स्तर की तरफ बढ़ेंगे। अब अपन आते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या किया जाता है, इसके दो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो आप जो है नोट डाउन कर लें। एक तो टेबल के अंदर कोई भी रिपीटिंग समूह नहीं होना चाहिए। रिपीटिंग समूह से क्या मतलब है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था ये, तो अब अगर अपन इसके अंदर देखें तो जो स्टूडेंट नेम है या फादर्स नेम है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे रमेश शर्मा, ठीक है, और दिनेश शर्मा। तो अब इसके अंदर जो नेम जो कॉलम है, जो नेम से संबंधित है, वो कॉलम क्या है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो नाम है वो 2 टुकड़ों में हो सकता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो नॉर्मलाइज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का पहला नियम यह कहता है कि
जो एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है वो एटॉमिसिटी होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक एट्रीब्यूट जो है यानी प्रत्येक कॉलम जो है टेबल का उसके अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी ऐसी एटॉमिक वैल्यू ना हो जिसको हम आगे ब्रेक डाउन कर सकें। जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम को आगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और जब हम इसमें ये सुधार कर देंगे तो फर्स्ट नेम आगे ब्रेक डाउन नहीं होगा और लास्ट नेम भी आगे हम ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के पहले नियम को सेटिस्फाई कर देगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने जो है वो दो कोर्सेज ले रखे हैं, एक तो जावा ले रखी है, एक सी प्लस प्लस ले रखी है। तो ये जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कोई भी रिपीटिंग ग्रुप की वैल्यू जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कोर्स के अंदर है वो रिपीटिंग वैल्यू आ रही है। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी स्टूडेंट के पास में दो मोबाइल नंबर है, तो ये जो प्रैक्टिस है ये नहीं होनी चाहिए। एक कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो दो नियम है, एक तो पहला नियम ये कहता है कि किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर जो है ऐसी वैल्यू नहीं हो जो हम आगे जाके उसको डिवाइड कर सकें, ठीक है। और दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि कोई भी रिपीटिंग वैल्यू नहीं होनी। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ एम्प्लॉइज के लिए, और टेबल में कॉलम लेता हूँ ईएमपी आईडी, फुल नेम और एड्रेस, ठीक है। इसमें कुछ डेटा ले लेते हैं, जैसे 101 आईडी दे दी, जॉन स्टूडेंट का नाम है, 123 मेन स्ट्रीट एनी टाउन, ऐसे ही 102 जेनी स्मिथ 456 बिग सिटी। अब देखिए जो पहला नियम था वो ये कह रहा था कि कोई भी जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर वो जो कोई भी एट्रीब्यूट है वो आगे सब डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास में एक तो नेम बच जाता है और एक एड्रेस बच जाता है। नेम को हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आगे डिवाइड कर सकते हैं, और एड्रेस को हम स्ट्रीट और सिटी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब नॉर्मलाइजेशन करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अब ये टेबल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ईएमपी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट और सिटी। तो ये हमने उसके दोनों जो नियम थे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के वो हमने पूरे किए यहाँ पे। तो दो नियम कौन कौन से थे, एक तो एट्रीब्यूट्स की एटमोसिटी और दूसरा नो रिपीटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव करने का प्रयास किया। रिपीटिंग ग्रुप्स के लिए मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ। हम एक दूसरी टेबल से रिपीटिंग ग्रुप्स को कैसे हटाना है इस एग्जांपल से समझेंगे। एक कस्टमर टेबल है, तो मैंने एक टेबल का कॉलम लिया कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और फ़ोन नंबर, ठीक है। इसमें डेटा ले लेते हैं अपन 201 एलाइस, इसके बाद दो नंबर हैं, फ़ोन नंबर है, तो इसके पास में एक ही नंबर है, ठीक है। तो अब आप देखोगे, हालांकि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो चालू होगा। तो अब अपन इस टेबल के अंदर इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव करने के लिए हम इस डेटा को जो है वो नॉर्मलाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली मैनेज करने का प्रयास करते हैं। तो पहला रूल जो है वो एटॉमिसिटी का, उसके अनुसार करेंगे तो टेबल नई जो टेबल बनेगी वो बनेगी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम
इसको अपन फर्स्ट नेम कर देते हैं और लास्ट नेम फोन नंबर 1, फोन नंबर 2। लेकिन अब अपन इसमें जो सेकंड जो रिपीटिंग ग्रुप आ रहे हैं, जो सेकंड रूल है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब अपन इस टेबल को आगे और डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ रिपीटिंग कॉलम आ रहे हैं फोन नंबर 1 और 2। तो अब अपन इसको क्या करते हैं, आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये जो दो कॉलम है फोन नंबर 1 और फोन नंबर 2, इनको तो मैं यहाँ से हटा के और दूसरे टेबल के अंदर ले जाऊंगा, दूसरी टेबल में ले जाऊंगा। और यहाँ पे क्या करूंगा, इस टेबल को, इस वाली टेबल को जो है मैं इस वाली टेबल से कनेक्ट करने के लिए, जो ये कस्टमर आईडी जो इसकी प्राइमरी की है जिससे पूरा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो रहा है, इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा और फील्ड जो है वो फोन नंबर ही रह जाएगी। तो अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 201 एलाइस 202 101 के जो है वो है मोबाइल नंबर, यहाँ पे इस तरीके से मैनेज कर लूंगा। तो जितने भी ऐसे जिनके पास में एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर है, तो उनको हम रिपीटिंग कॉलम्स को इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में दो टेबल बनेगी इसकी, एक में तो कस्टमर आईडी, कस्टमर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रहेगा, एक में कस्टमर आईडी और फोन नंबर रहेगा। तो अब ये जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के दोनों ही रूल को फॉलो कर रही है। तो मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, आप इसका प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।